हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक सीरीज़। तो उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके थे। आज हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस उपग्रह प्लस क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, यानी ये सभी खगोलीय पिंड मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसे हम सौरमंडल या सौर परिवार भी कहते हैं, यानी सूर्य का परिवार कहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कितने ग्रह आते हैं। तो सोलर सिस्टम में जो है वो 8 ग्रह हैं और इनका दूरी में जो क्रम है, वो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, सबसे पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी यानी कि अर्थ, उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, उसके बाद मंगल यानी कि मार्स, और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध यानी कि मरकरी। तो इस तरीके से ये बड़े से छोटे के क्रम में ये ग्रहों का क्रम है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा ग्रह है, तो ग्रह एक सीरियल वाइज में बुध, शुक्र यानी कि मरकरी, वीनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, उसके बाद शनि यानी कि सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं और ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं, यानी कि इनको क्या कहते हैं, इनको इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये सभी चट्टानों से बने होते हैं, जबकि जो बृहस्पति है यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं, इनको जोवियन ग्रह कहते हैं और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ये इन्हें बाह्य ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य की कक्षा से बहुत दूर होते हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनका परिक्रमण, रेवोल्यूशन और रोटेशन टाइम। तो जो बुध है वो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी कि उसका परिक्रमण काल 88 दिन का है और ये सबसे छोटा ग्रह है। वहीं इसका जो घूर्णन काल है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, ये 59 डेज में ये कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद दूसरा ग्रह जो है, इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है और भोर का तारा भी इसे कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ये 255 दिनों में यानी 255 डेज में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है और 243 दिनों में यानी कि ये अपनी अक्ष पर घूम जाता है। इसका घूर्णन समय 243 दिन का है और परिक्रमण जो समय है वो 255 दिनों का है। उसके बाद हम पृथ्वी को देखते हैं। तो ये 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। वहीं अपने अक्ष पर इसका घूर्णन जो है वो 1 दिनों में हो जाता है और इसके पास एक उपग्रह है यानी कि चंद्रमा। उसके बाद हम देखते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। ये 1 दिन में अपना घूर्णन कर लेता है और 687 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है और इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर को हम सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, यानी कि लार्जेस्ट प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का और ये 11 साल 11 महीनों यानी कि लगभग 12 साल में ये सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वहीं 9 घंटे 56 मिनट में ये अपनी एक परिक्रमा यानी अपने अक्ष पे घूर्णन ये कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद शनि, सैटर्न, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है, रेवोल्यूशन जो टाइम है, वो 29 साल 5 महीने है और इसके चारों ओर यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं। शनि और यूरेनस के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। तो इसमें 7 रिंग्स होते हैं, 7 वलय या रिंग्स पाए जाते हैं। ये 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन कंप्लीट कर लेता है उतना। उसके बाद यूरेनस की बात करते हैं। तो यूरेनस जो है वो 84 साल में अपना एक परिक्रमण या रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है और 17 घंटे 14 मिनट में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है, यानी कि अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है 17 घंटे 14 मिनट में और इसके चारों ओर 5 वलय या 5 रिंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम सबसे लास्ट यानी कि नेपच्यून की बात करते हैं। ये 164 सालों में सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट कर पाता है और 16 घंटे 7 मिनट में अपना घूर्णन कंप्लीट करता है, यानी कि अपने अक्ष पर घूम जाता है। अब इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में एक और ग्रह था जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते थे, लेकिन अगस्त 2006 में ये कहा गया कि जो प्लूटो है वो एक बौना ग्रह यानी कि दूसरे सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो कुछ टाइम के लिए हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था। तो उसे अब यानी कि प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का पार्ट हम नहीं मानते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रह।
तो जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये पथ कैसे हैं? ये दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल वे में फैले हुए हैं। यानी और इसी को हम क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि हर एक जो प्लैनेट है उसका एक ऐसे, यानी कि लगभग गोल नहीं, ऐसे दीर्घवृत्ताकार में एक कक्षा होती है और उसी कक्षा के अंडर में जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं क्योंकि ये आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए। अब हम बात करते हैं प्लूटो की। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो प्लूटो था, अभी तक हम उसे अपने सोलर सिस्टम का पार्ट मानते थे, लेकिन ये 9वां ग्रह था हमारे सोलर सिस्टम का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में यानी कि 2006 में यह निर्णय लिया गया कि जो यूवी, सिरस और प्लूटो नामक ग्रह थे वो बौने ग्रह थे, यानी कि ड्राफ्ट प्लैनेट थे और इनको अपने सोलर सिस्टम का पार्ट अब हम नहीं मानते हैं। खगोल शास्त्री कौन होते हैं? तो जो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जो आर्यभट्ट थे वो एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे हमारे देश। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूर्य या सन के बारे में, जिसे हम सोलर सिस्टम का मुखिया कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये नियरेस्ट स्टार है, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि ये जो है बिल्कुल सेंटर में स्थित है सौरमंडल के, और उसके बाद जितने भी प्लैनेट हैं वो हैं। ये आकार में बड़ा है, अत्यधिक गर्म है और गर्म गैसों से निर्मित है। यानी कि जो सन का जो शेप है या आकार है वो बहुत बड़ा है और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। यानी कि जो सूर्य का जो हम संगठन कहें वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गर्म गैसों के साथ हुआ है। हाइड्रोजन जो है वो 71% यानी कि 71% पाया जाता है मैक्सिमम, और हीलियम 26.5% पाया जाता है। और ये जो दोनों गैसें हैं वो बहुत गर्म गैसें हैं। और जो सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसी कारण जो है वो सूर्य है उसमें इतना एनर्जी, इतना पावर, इतनी ऊष्मा है। और इसी ऊष्मा से हमारे सौरमंडल के 8 जो ग्रह हैं वो प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पूरे सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सभी को बांध कर रखता है, एक फैमिली को स्टैब्लिश करता है। तो वो कौन सा ग्रह है जो सेंटर में पाया जाता है? तो वो है सन। इसका जो प्रकाश और ऊष्मा का यह एकमात्र स्रोत है, यानी सौरमंडल का, या पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो दूरी के क्रम में ये तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी कि पहला ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी। यानी कि तीसरे नंबर पर कौन है? हमारी पृथ्वी, और आकार में 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पर कौन है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, दूसरे नंबर पे सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और उसके बाद हमारी पृथ्वी। यानी कि 5वें नंबर पे है आकार में हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी का जो आकार है वो भूआब यानी कि जियोइड प्रकार का है। यानी कि पृथ्वी जो हमारी है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है, यानी कि ये ध्रुवों पर, अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे और 90 डिग्री साउथ पोल पे ये चपटी है और बीच में उभरी हुई है, यानी कि अंडाकार शेप जैसे हम कह सकते हैं वैसे है। नीला ग्रह भी इसे कहते हैं क्योंकि ये 2/3 हिस्सा इसका जल से ढका हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा यानी कि मून। तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि जो चंद्रमा का जो शेप है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा पास होने के कारण ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक होने के कारण ये आकार में हमें बड़ा प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके कंपैरिजन में जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा नियर है और इसी वजह से ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की जो दूरी है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब चंद्रमा पर जाने वाले विश्व के जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्होंने 20 जुलाई 1959
चंद्रमा पर जो जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, यानी विश्व के जो सबसे पहले व्यक्ति हैं, वो हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने ये 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति बने। जो चंद्रमा है इसका घूर्णन और परिक्रमण यानी कि जो इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो सेम है, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिनों में घूम जाता है और यह पृथ्वी का भी एक परिक्रमण लगभग 27 दिनों में ही कर लेता है, यानी कि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल बिल्कुल सेम है। और यही वजह है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल हमें एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाने में व अपने अक्ष में घूर्णन में लगा समय इसमें लगभग बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल लगभग एक समान है और इसी वजह से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह पे पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो इसकी सतह पे छाया बनाते हैं और यही सारी परिस्थितियां हैं जो यहाँ पे रहने के अनुकूल नहीं है और ये पूर्णिमा के दिन हमें ये छाया हमें दिखाई देती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड जो हैं वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं, यानी कि जो एस्टेरॉइड्स की एक पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहों के ही एक भाग हैं जो विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए होंगे और आज ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में स्थापित हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं उल्का पिंड यानी मेटेरॉइड्स। तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इन्हें ही हम उल्का पिंड या मेटेरॉइड्स कहते हैं। इन्हें ही हम टूटता तारा भी कहते हैं। तो ये जो हैं कभी कभी ये पृथ्वी पर गिरने वाले भी हो जाते हैं और जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वायु के साथ इनमें घर्षण होता है और इस कारण इनमें आग लग जाती है और जिन्हें ही हम उल्का पिंड या मेटर्स कहते हैं। कभी कभी ये बिना जले ही पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये है हमारा उल्का पिंड और इसे ही हम टूटता तारा कहते हैं। और जब ये जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो इनमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश की गति। तो लगभग प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद हम देखते हैं आकाशगंगा। तो जो हमारी आकाशगंगा है वो गैस, धूल, अरबों तारों, ग्रहों और सौरमंडल का एक विशाल समूह है जो इन सभी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनी हुई है। पृथ्वी जो है वो मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। मिल्की वे जो है वो सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल तरीके की है और रात में ये हमें दूधिया प्रकाश की एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा लाखों करोड़ों तारों, अरबों तारों, धूल और गैस का जो एक समूह है वो क्या बनाती है हमारी आकाशगंगा, यानी कि लाखों करोड़ों सौरमंडल मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं और कई सारी आकाशगंगाएं मिलकर हमारा ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और इस तरीके से हमारा एक अस्तित्व है, यानी कि सबसे पहले हम हैं, उसके बाद हमारा सौरमंडल है, लाखों सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, जितना भी है इसमें दिखाया गया। उसके बाद उपग्रह, सैटेलाइट ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये है उपग्रह। और बहुत सारे जो उपग्रह हैं वो मानव निर्मित भी हैं, यानी कि जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, मैन मेड जो सैटेलाइट्स हैं वो कृत्रिम पिंड हैं और इनको बनाया गया है ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। तो दैट्स ऑल, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और इसकी सारी हेडिंग्स हमने कवर की हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।